आप सभी किसान भाइयों को एक बार फिर से अपने चैनल पे स्वागत करते हैं और मिलवाते हैं ऐसे कर्मठ किसान जो हरियाणा में अपना एक अलग स्टेटस बना रखे हैं। ये किसी पहचान की मोहताज नहीं आज के टाइम में, और इनका लगाव पशुपालन या खेती हो उनसे बहुत तगड़ी है आज। इसलिए इस बंदा ने हरियाणा में अपनी एक मेहनत के बल पे अलग ही पहचान खड़ा कर रखा है। जबकि मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूँ और ये जयसिंह सौरखी मेरे मित्र हैं। हरियाणा बिहार में तो मान लो पशुपालन में कोई कंपटीशन है ही नहीं, बट बिहार से हरियाणा में बहुत फ़र्क है। हरियाणा में तो हर घर में पशु और अच्छे पशुपालक है। यहाँ बहुत तगड़ी कंपटीशन है इस क्षेत्र में। तो मिलवाते हैं अपने मित्र से, पूछते हैं इनसे इनका हाल और जानते हैं। मैं यहाँ आके देखा कपास, जिसको बिनौला बोलते हैं हमारे यहाँ नहीं, ऑल ओवर हिंदुस्तान में उसको उसी नाम से जाना जाता है। इनकी खेती है, जानते कपास के बारे में, बिनौला कैसे आता है, कपास की खेती क्या होती है, कितने दिनों की वो खेती होती है। सही बुलाता है। ठीक है। और मेरा डिस्ट्रिक्ट हिसार है, हरियाणा का रहने वाला हूँ। ठीक है। और मैं एक छोटे ही लेवल पे अपना पशुपालन का काम करता हूँ। ठीक है भाई। साथ में ये खेती बाड़ी है। जी जी। जिसको आपके एरिया में तो ये चीज़ें नहीं होती। नहीं, मेरे यहाँ तो बिल्कुल नहीं होती है। बिनौला बोलते हो आप जी। हमारे हरियाणा में इसको बाड़ी बोलते हैं, बाड़ी। ठीक है। नरमा भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो इसकी 6 महीने की खेती होती है। ठीक है। तो ये लगभग 25 से 30 क्विंटल 1 किला ज़मीन में निकल जाती है। ठीक है भाई, अच्छी केयर करे तो। जी जी जी। और इसका अभी आज के टाइम में मौके पे रेट है 6,000 रुपये क्विंटल। जो व्यापारी यहाँ से किसान से जब सेल परचेज करता है। ठीक है। और बाद में व्यापारी तो शायद इसका बहुत अच्छा रेट ले लेता होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि जो कपास हमारे से 6,000 रुपये क्विंटल खरीदी जाती है ना। जी जी। उसका व्यापारी फिर बिनौला अलग बनाता है, उसकी रुई अलग कर देता है। ठीक है। रुई का अलग रेट, अच्छे रेट में बेचता है उसको। और जो बिनौला निकालता है वो अलग से, उस बिनौले में से भी तेल अलग निकालता है और छिलका अलग। तो भाई बिनौला खड़ आपने सुनी होगी। जी जी। ये खड़ जो बोली जाती है वो इसी बिनौले की। तो भाई ये बिनौला का खल भी और बिनौला सॉलिड भी आप लोग पशुपालन में यूज़ करते हो। पशु को इसको खिलाने से मिल्क प्रोडक्शन बेहतर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इसका बेनिफिट आप लोग दोनों तरफ लेते हैं? एक तो खेती में जो बेनिफिट होता है अपने मेहनत के बलबूते वो, उसके बाद जो इनका तेल निकालने के बाद जो बिनौले का खल होता है, फिर उसका रिसाइकलिंग करने के बाद भी आप लोग फिर सेकंड टाइम यूज़ में लेते हैं। हम खल भी यूज करते हैं, बाद में बिनौला भी यूज करते हैं। अपनी ही चीज़ हम मार्केट में दे के जी जी उनसे बिनौला भी लेते हैं, बिनौले की खड़ भी लेते हैं, बिनौले का तेल भी लेता है किसान। अच्छा, तो यहाँ बिनौले का तेल सब्जी में खाने में कैसा क्या टेस्ट है उसका? हमारे यहाँ तकरीबन हरियाणा में तो घी, देसी घी चलता है। जी लेकिन कुछ जो शहरी लोग हैं ज़्यादा पढ़े लिखे, जिनको ये पता चल गया है कि भाई देसी घी जो है ना एक मेहनती आदमी के लिए सही है, जो शरीर से ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते उनके लिए सही नहीं है। तो मानो 40% हरियाणा में अभी सरसों का तेल यूज करते हैं भाई। एक पौधा से, कोई पौधा आप दिखलाते, एक पौधा से क्या प्रोडक्शन होता है? मतलब एक पौधा से कितना प्रोडक्शन हो जाता है? ये देखिए अभी इसका जो फाल है ना जी, इसको टिंडा बोलते हैं हम जी। ये फाल आना शुरू है अभी। ठीक है। इसकी जो टहनियाँ ये लंबी होती जाएंगी और ये लगते जाएंगे, जिस तरह ये टिंडे हैं। हाँ, ऐसे लगते जाएंगे। अभी शुरुआत है ये। ठीक है। और बनेगा ये। इसका ये नहीं कह सकते एक टहनी पे मान लो अभी ये तीन फल लगे हैं। बिल्कुल। हो सकता है ये 8-10 तक हो जाए। अच्छा, तो इसको हार्वेस्टिंग यानी तोड़ते तब है जो एक्चुअली अपने आप कुदरती रूप से फट जाए या मतलब पक जाए। तो जब ये पक्के है ना ऐसे खुलेगा तब रुई बाहर निकलेगी, तब उसको ऐसे निकालते हैं। बारिश में रुई भीगता नहीं है, दिक्कत नहीं होती है? भीगता, लेकिन जब उसको 24 घंटे या 36 घंटे धूप लग जाती है उसके बाद ही हम उसको निकालते हैं। तो भीगने के बाद रुई खराब नहीं होती है? खराब नहीं होती यार, फिर तो ये मज़े की बात है। तो इसको मतलब जैसे लाइन वाइज करना होता है, हम जैसे मक्का करते हैं उसी तरह, या गन्ना करते हैं उसी तरह लाइन वाइज इसको लगाना होता है। और तोड़ने के लिए तो भाई पौधा जा करके एक एक करके जो पक गया उसको चुनते जाओ। हाँ बिल्कुल। और जब इसकी बिजाई करी जाती है ना जी भाई, 2-2.5 फुट का डिस्टेंस होता है। जी जी जी। पेड़े से दूसरे पेड़े का
तो ये आप लोग कपास को जो बेचते हैं तो या घर से व्यापारी ले जाते हैं या मार्केट में जाके सेल करना होता है? हर गांव में व्यापारी होते हैं, मार्केट में हम चाहें तो मार्केट में भी ले जाके सेल कर सकते हैं। वैसे गांव में, हर गांव में हरियाणा के अंदर जी जी व्यापारी होते हैं और वो सेम ही रेट में सेल कर लेते हैं। तो जय भाई, मैं एक चीज़ और पूछूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ बिहार में तो किसान एसोसिएशन कुछ इस तरह की है ही नहीं। बहुत वहाँ छोटे किसान हैं, आपके यहाँ तो बड़े किसान हैं, उनकी एक अपनी अलग इमेज है। ज़मीन भी यहाँ किला वाइज ही होती है, हमारे यहाँ इस तरह का नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ जो किसान का सरकार के प्रति विरोधाभास चल रहा है, उनके प्रति जो कुछ विल है उसको लेकर के, तो उससे क्या इफेक्ट खेती पे पड़ा है कुछ? क्या बिल्कुल पड़ा है भाई साहब उस पे, क्योंकि एक तो जो खाद बीज था, आजकल यूरिया खाद जो है उसकी बड़ी समस्या है। वो तो बिहार में भी देखने को मिल रही है। हाँ, के अंदर उसके बगैर अब खेती मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगी करना। जी जी, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। तो अभी यूरिया खाद की प्रॉब्लम चली हुई है और पानी की हरियाणा के अंदर खासकर कमी है। तो सभी जो नीचे का जमीन का पानी है वो उठाते हैं ट्यूबवेल से, बिल्कुल इंजन से, उसी से लगभग खेती होती है। नहर का पानी भी बहुत ही कम होता है हरियाणा में, ज़्यादा नहीं होता, 1.5-2 महीने में आती है और ज़्यादा 1 हफ्ता चलती है नहर। तो जो नीचे का पानी उस पर ज़्यादा निर्भर है, उसके लिए पानी के लिए उठाने के लिए हमें तेल की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल, इंजन या ट्रैक्टर जो भी तेल डालते हैं, डीजल का रेट ज़्यादा है, खाद में हमें मिलना मुश्किल हो गया है। और खेती बाड़ी का जो भी हम सामान, जो भी हमारे को ज़रूरतें हैं किसान को, वो सभी चीज़ का रेट बढ़ गया है और हमारी फसलों का रेट अच्छा नहीं है। वो मनमानी करता है फिर बाद में व्यापारी, भाई हमने इस रेट में ही लेना, इससे ज़्यादा रेट में लेना ही नहीं। ऐसा कोई कानून गवर्नमेंट बना नहीं रही कि भाई इससे कम आप नहीं खरीदोगे। बिल्कुल बिल्कुल, तब तो जाकर के किसान कुछ यार कोई भी फसल लगाने के बाद वो आश्रित हो जाता है और क्या हार्वेस्टिंग पे, कि हम जो फसल काटते हैं तो उसके बाद हमको क्या खर्चा, क्या लागत लगी है, क्या लेबर लगा, उसके बाद क्या बेनिफिट मिलता है। तो एक किसान ऐसा है जो काम करे जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। बिल्कुल भाई, अगर इस किसान की जगह कोई दूसरा, मान लो हम एक मोटी ही भाषा में कहते हैं, हरियाणा में एक मिसाल देते कि भाई बाणिया 52 बुद्धि का होता है। जी जी जी, अगर ये खेती बाड़ी बाणिये को करनी पड़ती ना जी, तो शायद वो इस टाइम में बिल्कुल छोड़ चुका होता पूरी कास्ट। क्योंकि उसके अंदर बुद्धि होती है, वो देखता है कि भाई मैंने इसके अंदर क्या तो खर्च किया और क्या इससे कमाया है। बिल्कुल बिल्कुल, और घाटा इतना जबरदस्त है खेती बाड़ी में, पशुपालन के काम में, क्योंकि दूध का रेट नहीं मिलता पशुओं में। बिल्कुल, फीड महंगा है, फीड भी 60 रुपए केजी हो रहा है और आज दूध 50-55-60 रुपए केजी है। तो अगर बाणिया अगर इस किसान की जगह होता तो इस काम को छोड़ देता कभी का। पर किसान ही ऐसा है, घाटे को भी सहन करता और बार बार इसमें लगा रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी काम करता जा रहा है। जय सिंह भाई, मेरे कहने का मतलब ये कि जबकि अपने यहाँ हरियाणा में पशुपालन को इतना जोर शोर से, वर्ल्ड में मेरे ख्याल से दूध के मामले में अगर हरियाणा का कहीं मुकाबला नहीं है, वर्ल्ड का मैं बात कर रहा हूँ, जितना उत्पादन आपके यहाँ है, जितने अच्छी भैंस आपके यहाँ, खास करके हरियाणा में हिसार हो, जिंद हो, सौरखी हो, इस भिवानी है, मेरे हिसाब से जो एरिया है ऑल ओवर हरियाणा में सबसे बेहतर नस्ल की यहाँ भैंस पाई जाती है। और अपने यहाँ गोबर की तो कोई कमी है नहीं। तो आप लोग एक छोटा सा पहल करते कि वार्मिंग कंपोस्ट बनाते, वार्म से लेके केचुआ से डेवलप करते, उस उर्वरक को नेचुरली रूप से अगर आप यूज़ करेंगे तो उसका बेनिफिट कुछ अलग आएगा और आपका ऑल ओवर कॉस्ट भी कुछ, अपने घर की गोबर रहेगी, उसमें तो कुछ लाना नहीं है। उसके बाद केचुए तो वो दिन प्रतिदिन 2 मंथ पे आप उसको 2 गुना हो जाता है मेरे ख्याल से, जैसा मैंने ट्राई कर रखा है घर पे। तो एक बार उस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा देखो, क्योंकि सरकार की जो आज नीति नियत है उसके अगेंस्ट तो सारे किसान 2 साल 1.5 साल से लड़ पड़ रहे हैं, अभी कुछ इस तरह का रिजल्ट आ नहीं रहा। बट खेती तो करना, जैसे आपने कहा कि हमारे पूर्वज जैसे कर रहे थे हम करते आ रहे हैं और हमको लग रहा है कि अभी करना भी है, छोड़ भी नहीं सकते हमें। बिल्कुल, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वार्मिंग पे काम करते तो मेरे ख्याल से रिजल्ट उसका अच्छा आता, क्योंकि यहाँ हैवी पैमाने पे खेती होती है और अच्छी तरह इंटरेस्ट लेके लोग फसल लगाते भी हैं और उसमें मेहनत भी करते हैं। ऑल ओवर हिंदुस्तान में आप लोगों से ज़्यादा मेहनती हरियाणा की जो भी
जेंट्स हो या महिला हो, उससे ज़्यादा मैंने मेहनत करते हुए कहीं देखा नहीं है। और इतना मेहनत करने के बाद लोग एक आस लगा के रखते हैं कि जब मेरी फसल कटेगी खेत से तो कुछ पैसे आएंगे, और तब जा कर के उस तरह का रिस्पांस नहीं मिलता है तो भाई बड़ी तकलीफ़ होती है। क्योंकि हमारे किसान जो भी हैं या हम किसान जो लोग भी हैं, उनका बस एक साधन इनका वही खेती से ही होता है। घर में कोई बीमारी हो उसका मेडिसिन हो, या घर में कोई शादी हो, कुछ भी हो, इस तरह का इनकम का, या बच्चे की पढ़ाई हो, सारा डिपेंड करता है उस पे ही होता है, सब निर्भर। तो क्या कपास लगाने के बाद क्या इनसे, इस कपास की खेती से आप लोग संतुष्ट हैं? इनकम ठीक रहता है इनका? नहीं, इनकम अच्छी है, लेकिन रेट मिले तो आज का तो सबसे बड़ा वही मुद्दा है। खर्चे ज़्यादा है, रेट कम मिलता है फसल का। हम अपनी तरफ से खेती बाड़ी में, मेहनत में और फसल लेने में, एवरेज निकालने में कोई कमी नहीं छोड़ता किसान। लेकिन किसान वहीं आके मरता है जब मंडी में जाता है, उसको उस चीज़ का दाम नहीं मिलता अच्छा। और ये हमारी ज़रूरतें हैं जी भाई। हमने ये बिनौले के बगैर भी क्यों, साथ में खेती बाड़ी के पशुपालन का काम होता है। बिनौला खड़ भी चाहिए, बिल्कुल, और बिनौला भी चाहिए, बिल्कुल। अनाज हमारे को दोबारा जब खरीदना पड़ता है तो हमारे से तो बिल्कुल छोटे रेट में लिया जाता है, कम रेट में लिया जाता है। जब हमारे को मिलता है 1.5 गुना, 2 गुना, 4 गुना तक कीमत देनी पड़ती है हमने उसकी, इसलिए हम घाटे में है किसान। रहेगी बात कि बिनौले का खल बिहार में, जैसे मैं भी आपसे प्रेरित होकर के ही या आपको देख करके, आपका परामर्श लेकर के ही फार्मिंग स्टार्ट करा है, मैं वहाँ पशुपालन कर रहा है। तो बिनौले की खल की कमी जो मुझे खलती है, मैं इस चीज़ को यहाँ आपके घर आकर के उसका बेनिफिट देखा है कि पशु के खाने के बाद उसका रिस्पांस क्या आता है, मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है, वो मुझे भाई तो बहुत खलती है। क्योंकि हमारे बिहार में या तो हम प्रिपेयर रूप से हरियाणा से मंगवा नहीं कर सकते हैं, यहाँ ही वो बिनौले की खल काफ़ी महंगी है। और यहाँ से अगर हरियाणा से तो मुश्किल नहीं, बहुत बड़ा मुश्किल है कि बिनौले का खल यहाँ से मंगवाओ। मैं ट्राई कर रखा था 1 साल पहले आपके यहाँ से, जब गया यहाँ से तो दिल्ली से मंगवाया था, आनंद विहार बस स्टैंड से। हमारे लोकल क्षेत्र में वो बस आती है तो वहाँ से वो भेज देते थे, लेकिन नहीं संभव है। कभी पैसे टाइम से भी देने के बाद वो टाइम से आ नहीं पाता है। फिर पशु का एक चार्ट हैबिट हो जाता है डाइट खाने का, फिर बाद में ना मिले तो दिक्कत होता है। आप लोग के यहाँ तो बिनौले का खेती भी है, और बिनौले की खेती से रिटर्न इसका बिनौले का बीज है या बिनौले की खल है। तो मेरे यहाँ जो बिहार के पशुपालक हैं, कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन लोगों को? भाई संदेश तो यही देना चाहेंगे ललित भाई, देखो किसान ने खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सर्विस पे आज कल लोग डिग्रियां ले इधर उधर फिर भागे, बिल्कुल। जो सरकारी जॉब पे थे गवर्नमेंट, तो उनको भी प्राइवेट कर रही है, बिल्कुल। तो जो आगे नई पीढ़ी आएंगी उनको हम कैसे तसल्ली दें कि आपको सरकारी जॉब मिलेगी। और गुजारा तो हर बंदे को करना पड़ेगा, या तो वो दिहाड़ी करे या खेती बाड़ी करे, जो बाप दादा करते हैं, साथ में पशुपालन का काम करते रहें। नशा पता से भाई अपना इधर उधर की आवारागर्दी से बचें और अपना इनकम का साधन जो है जोड़े, और इससे गुजारा होगा। देर से मेरे ऐसी बात नहीं है, सरकार भी मानेगी, रेट भी देगी, फसलों के भी देगी, दूध का भी देगी, बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है, अपना एक बेनिफिट मोटा ये है, हमें डॉक्टरों के पास बहुत कम जाना पड़ता है किसानों को, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत करता है, स्ट्रांग होता है, बिल्कुल भाई। और पशुपालन का काम, खेती का काम एक ऐसा है जिसमें हार्डवर्क है, उसमें काम करता है बंदा तो बड़ा सॉलिड रहता है, उसमें ज़िंदगी आराम से कटती है। पैसे की थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन ज़िंदगी आराम से कटती है। मेहनत अगर शिद्दत से की हो ना तो उसका रिजल्ट लेट ही लेकिन आवे, रिजल्ट भी आवे उसका। और जय भाई, आप कहें कि सरकारी नौकरी, मेरे ख्याल से जो आपका एक इमेज है ऑल ओवर हरियाणा में, ऑल ओवर हिंदुस्तान में, जो आपकी दन्ना बुल ने आपको दे रखा, ये किसी, मेरे हिसाब से ये सब नेचुरल इस जन्म का नहीं, अगले जन्म की पुण्य प्रताप है। और कोई जॉब कर लेने से, आप कमांडेंट होते या एसपी डीएसपी होते, तो वो स्टेटस या वो नाम या वो पब्लिक में क्रेज़, पैसे तो होता है, लेकिन वो एक अपनी इमेज नहीं बनती है। लोग आपको मेरे हिसाब से, जैसे बिहार में भी बहुत कम लोग को ऐसा लगता था कि चल भाई, मैंने दिखलाया कि चलो ये मेरे मित्र हैं जयसिंह सौरकी और इनके पास ये बुल है, क्योंकि मेरे यहाँ इम्पोर्टेंस ही नहीं मिलती है पशुपालन को। अगर वहाँ बिहार में इस चीज़ को आप करते हो तो थोड़ा लोग अलग देखते हैं कि क्या यार पढ़ लिख के भैंस पाल रहा है।
लोग इसको थोड़ा अच्छा नहीं मानते, जब तक कुत्ता पालते उसको अच्छा मानते हैं। हाँ, अभी का टाइम वही ना कि अपने बच्चे को नौकर को दे रखते हैं और कुत्ते बच्चे को 4 व्हीलर एसी में लेके घूमते हैं। तो क्या करोगे, अब सबका सोच हम बदल नहीं सकते हैं, बदल सकते भाई। लेकिन आप के पशु ने आपका जो स्टेटस दे रखा, आप बोले ना कि वो सरकारी जॉब, तो मेरे ख्याल से आप किसी भी रैंक का जॉब करते तो आपके हरियाणा के, आपके गांव के या आपके ज़िला के लोग जानते हैं, ऑल ओवर हिंदुस्तान के लोग नहीं जानते। तो क्या आप पशुपालन से संतुष्ट हैं? अपने पशुपालन से ऐसा तो नहीं रियलाइज़ होता है कि भाई हम भी या मेरे मित्र लोग जॉब करते हैं, आज वो बहुत बेहतर है और मैं उस तरह का नहीं हूँ? नहीं भाई, जो मेरे क्लासमेट थे, जो मेरे मित्र थे, जी जी, देखो अपने मुंह से तारीफ करनी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल भाई। जो मेरे मित्र, मेरे क्लासमेट जो आज सर्विसमैन है, जी जी, मैं समझता हूँ उनसे काफ़ी आगे हूँ मैं। और आप शायद जो फ्यूचर में मैं कर जाऊँगा, शायद वो पूरी ज़िंदगी नहीं कर पाएंगे, अच्छी सर्विस होने के बावजूद भी। तो भाई मेरे आपसे बस ये क्वेश्चन था कि हमारे यहाँ पशुपालन को जिस नेचर से देखा जाता है, उसका एक वजह है हरियाणा गवर्नमेंट या हरियाणा के पशुपालक इस पे जम के वर्क किया। मेरे यहाँ सबसे बड़ी बात है ब्रीड की। हमारे यहाँ की भैंस जो वो अधिकतम हाईएस्ट 5 लीटर एक टाइम की अगर दूध करे ना, 10 केजी वाली भैंस अगर बिहार में हो गया तो वो बहुत हैवी हो जाती है। और अब अगर 1000 भैंस में आप अगर कलेक्शन करते हो तो 50 से 60 भैंस 1000 भैंस पे 10 केजी वाली मिलेगी। लेकिन आपके यहाँ तो 10 केजी तो आम बात हो गया, यहाँ तो 10 केजी का कोई ऐसा इशू ही नहीं है। आपके यहाँ तो अब 30-32 में लोग कांटा लगा रहे हैं। बस 30-32 केजी का है, वहाँ जाके 25 प्लस में ही कंपटीशन है। 10 केजी, 11 केजी, 12 केजी भैंसे हरियाणा में। जी जी जी। और कि क्या आप बिहार के जो भी पशुपालक है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भाई संदेश यही देना चाहूँगा मैं तो, आपके बिहार के जो पशुपालक भाई हैं या कोई सर्विसमैन है या कोई अपना एजुकेशन कर रहा है अभी, नौकर बनने से अच्छा मालिक बनो। बिल्कुल बिल्कुल। मालिक भले छोटा हो लेकिन मालिक मालिक ही होता है, दूसरे पे डिपेंड नहीं होता। जितना करेगा उतना उसको मिलेगा। बिल्कुल एक भाई। सर्विस का ऐसा है, उस सर्विस में आप कितना भी कर लो लेकिन उसकी लिमिट है, बिल्कुल। इससे ज़्यादा नहीं कमा सकता वो। और अपना खुद का काम हो ना, बिजनेस टाइप में अगर हम सोच समझ के काम करें तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना भी मर्जी कमा सकता है बंदा इज्जत के साथ। चलो धन्यवाद भाई। मेरे ऑल व्यूवर्स के तरफ से आपको धन्यवाद। और मैं अगले वीडियो में आप सभी भाइयों को इनकी जो गंगा सौड़की है उनसे जो पैदा हुआ कोहिनूर है, ब्लैक सोना जिसे हम कहें, धन्ना सौड़की, उसका वीडियो भी आप लोग को दिखलाऊंगा। और एक बुलेट सौड़की भाई के पास है वो भी दिखलाऊंगा। अब इनके पास बुल का कलेक्शन आज हरियाणा में इस तरह का हो गया ना कि बहुत पशुपालक उस चीज़ को देख के अभी परेशान है। और इनकी ब्लड लाइन, मिल्क कैपेसिटी जो इनके धन्ना सौड़की से बच्चे दी हुई कटरियाँ लोग जो अभी दूध पिया रही है ना, वो फर्स्ट टाइम में 18, 19, 16, 15, 14 इस तरह का दूध प्रोडक्शन है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आप लोग के लिए फिर से मैं एक बार इनके जो बुल हैं उन सब का वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद जय भाई। धन्यवाद भाई आप सब भाइयों को।